नमस्कार। प्रीवियस वीडियो में बेटा आप लोगों को मैंने सिखाया, प्रीवियस वीडियो जो आपने मेरी देखी होगी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था भाषा क्या है और भाषा के दो रूप कौन सी, यानी कि लिखित भाषा कौन सी है, मौखिक भाषा कौन सी है और सांकेतिक भाषा कौन सी है। भाषा का मूल रूप मैंने आपको बताया मौखिक भाषा है। उसके बाद मैंने आपको सिखाया भाषा के अलग अलग रूप, यानी कि मैंने आपको राष्ट्रभाषा के बारे में बताया, मातृभाषा के बारे में बताया, राजभाषा के बारे में बताया। आज थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं संपर्क भाषा और मानक भाषा के बारे में। उसके बाद मैं आज का टॉपिक शुरू करूंगी लिपि, बोली और व्याकरण। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों संपर्क भाषा क्या होती है? संपर्क भाषा वो होती है जिसमें हम दूसरे देशों से संपर्क के द्वारा अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, वो है संपर्क भाषा। और भारत की अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भाषा अंग्रेजी है, लेकिन अगर हम वैसे बात करें भारत की राष्ट्रीय संपर्क भाषा की तो वो हिंदी है। उस दिन भी मैंने शायद आपको बता दिया था ये बात। संपर्क भाषा के बाद आती है मानक भाषा। मानक भाषा क्या होती है बच्चों? हमारे जो विद्वान हैं उन्होंने कुछ वर्ड्स उनको क्या किया है, करेक्ट किया है टाइम टू टाइम। कुछ बच्चे गए वर्ड को कैसे लिख देते हैं, ग लिखकर य पर एक ही मात्रा, आय को कैसे लिखते हैं बड़ा आ और य पे एक ही मात्रा, जबकि ये रॉन्ग है। और वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलते आ रहे हैं, जैसे उनकी अध्यापिका ने उनको फर्स्ट क्लास में सिखाया, सेकंड में सिखाया, थर्ड में सिखाया, सिक्स में आके भी वो वही मिस्टेक्स करते हैं। हमें वो मिस्टेक्स दोहरानी नहीं है। क्यों नहीं दोहरानी है? क्योंकि हमारे विद्वानों ने, हमारे शिक्षकों ने बहुत सारे वर्ड्स टाइम टू टाइम डिक्शनरी में हिंदी में चेंज करते रहते हैं। इसलिए हमें विद्वानों द्वारा अपनाए गए जितने भी मानक शब्द हैं उनको अपनाकर अपनी भाषा को शुद्ध करना है, जिसे मानक भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी, पहले हिंदी को आधा न करके लिखा जाता था, आजकल हिंदी में क्या किया जाता है, हिंदी लिख दिया जाता है और ऊपर बिंदी लगा दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपर्क भाषा हो गई, मानक भाषा हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे संसार के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और लिखी भी जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भाषा लिखी कैसे जाती है, तो आपको लिपि का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। लिपि क्या है बच्चों? लिपि है कि जितनी भी हमने वर्ड्स लिखने हैं, जितने भी वर्ण हमने लिखने हैं, तो उन वर्णों को लिखने के लिए हमारे पास कुछ लिखित चिन्ह आ गए। अब अंग्रेजी के जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं ABCDEFGH, इन्हें लिखने के लिए ही तो हमें ABCDEF पता चली, यानी कि कुछ अल्फाबेट्स के चिन्ह पता चले। उसी तरह हिंदी में भी छोटा बड़ा क ख ग, ये सब लिखने के लिए कुछ लिखित चिन्ह हमें पता चले कि हमें कबूतर के लिए क ही लिखना है। इसलिए हमें वहां पर लिपि की आवश्यकता पड़ी, यानी कि जितनी भी मौखिक ध्वनियां हमारे मुंह से निकल रही हैं उनको लिखित रूप देने के लिए जो भी चाहिए वो है लिपि। तो मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए जिन भी चिन्हों की जरूरत पड़ी वो चिन्ह थे लिपि। ठीक है। उसके बाद हमें आपको बताना है कि लिपि कौन सी है, भाषा कौन सी है। आप सबको ये बच्चों पता होना चाहिए कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है। अगर हम बात करें अपनी हिंदी की तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। ये आपको सारी चीजें याद रखनी है। मैं टाइम टू टाइम पीछे स्लाइड में आपको दिखा रही हूं किस भाषा की लिपि कौन सी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर क्या कर सकते हैं, हिंदी लर्निंग बाय आशिमा महाजन चैनल पे जाइए, वहां पर पूरी डिटेल स्टडी कर सकते हैं आप इस टॉपिक की। चलिए इसके बाद मैं आपको बता दूं हिंदी के अलावा संस्कृत की लिपि भी अगर देखें तो वो भी कौन सी है, देवनागरी। और मराठी की लिपि भी कौन सी है, देवनागरी। यानी कि हिंदी, संस्कृत और मराठी तीन भाषाएं ऐसी हैं बच्चों जिनकी लिपि देवनागरी है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा पंजाबी है तो पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, ये आपको याद रखना है। उर्दू की लिपि कौन सी है, उर्दू की लिपि है फारसी। बांग्ला की लिपि बांग्ला, अंग्रेजी की लिपि रोमन। तो ये सारी लिपियां आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कोई भी लिपि आपको भूलनी नहीं चाहिए। एक बात और ध्यान में रखिएगा, हमारी जो हिंदी भाषा की लिपि है वो देवनागरी है और वो कहाँ से कहाँ लिखी जाती है, यानी कि वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है कि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हिंदी आपको पता होना चाहिए, जो संस्कृत है वो जितनी भी लैंग्वेजेस आई उनको छोड़कर हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है उसकी जननी कहलाती है, यानी कि संस्कृत भाषा जो है वो हिंदी की जननी है।
हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हिंदी फिजी देश है, उसकी भी राजभाषा है और ये एक पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है। बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे समाचार हैं जो हिंदी भाषा में लिखे गए। सबसे पहले हिंदी की पहली कहानी आप सबको पता होनी चाहिए, वो थी रानी केतकी की कहानी। व्याकरण पर जाने से पहले मैं आपको इतना बता दूं बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्याकरण में हमने क्या क्या स्टडी करना है, व्याकरण होती क्या है। इस चीज को डिस्कस करने से पहले आपको ये डिस्कस करना है, जो मैंने उस दिन आपको बताया था, बोली क्या होती है। तो बोली आपको मैंने बताई थी एक लिमिटेड एरिया में बोली जाती है, लेकिन उसके बाद एक और आता है उपभाषा। उपभाषा का क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा होता है और उपभाषा में कुछ साहित्य लेखन भी हो सकता है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी व्याकरण। चलिए व्याकरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। बात तो सही है, चाहे खाना बनाना है, चाहे आपको चित्रकारी करनी है, तो प्रत्येक कार्य को करने के लिए कुछ ना कुछ नियम जरूर होते हैं और उन नियमों को अगर हम फॉलो कर लें तो बस हम एक वैज्ञानिक रूप से एक रूपता लाकर वो कोई काम कर सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हमें भाषा को अगर शुद्ध रूप में लिखना है, शुद्ध रूप में बोलना है, शुद्ध रूप में पढ़ना है, तो इसके लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। मैं आपको बोलूँ, मैं पत्र लिखता हूँ, मैं एक स्त्री हूँ और मैं बोल रही हूँ मैं एक पत्र लिखता हूँ, क्या ये करेक्ट लग रहा है आपको? नहीं ना, ये अशुद्ध है। तो भाषा हमें क्या सिखाती है? भाषा हमें शुद्ध ज्ञान सिखाती है। यानी कि मैं पत्र लिखती हूँ, ये शुद्ध वाक्य है। मैं आपसे बोलूं कि ताजमहल आगरा में खड़ी है, ये कुछ हो सकता है? ये क्या शुद्ध वाक्य है? नहीं, हम कहेंगे ताजमहल आगरा में स्थित है, राइट। तो भाषा में वर्णों का उच्चारण, फिर भाषा में हमें वाक्यों का उच्चारण, तो जो भी अरेंजमेंट करता है वो व्याकरण करता है। तो व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें सिखाता है। भाषा को कैसे लिखना है, भाषा को कैसे पढ़ना है, ये सारा व्यवस्थित क्रम से कौन सिखाता है? हमें व्याकरण। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। पाठ में, पूरे पाठ में हमने क्या क्या सीखा, उन चीजों को एक बार हम दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमने भाषा क्या है वो दोहराना है कि अपने विचारों का आदान प्रदान, हम अपनी बात को दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं, वो है भाषा। भाषा के रूप कितने हैं? लिखित भाषा, मौखिक भाषा। दो ही रूप आपको याद रखने हैं। मौखिक भाषा मूल रूप है, उसके बाद लिखित भाषा विकसित हुई। उसके बाद लिखित भाषा के लिए हमें लिपि की जरूरत पड़ी। लिपि क्या है? हमारी जितनी भी मौखिक ध्वनियां हैं उनको लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए, जिसे लिपि कहते हैं। उसके बाद हमें बोली के बारे में पता होना चाहिए। हमें अपनी राजभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा, अपनी मानक भाषा, अपनी संपर्क भाषा के बारे में पता होना चाहिए। संपर्क भाषा कौन सी है? जो देश, अंतर्राष्ट्रीय देशों से हम वार्तालाप करते हैं, तो हिंदी जो है वो संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। उसके अलावा हमने आपको व्याकरण सिखाई, व्याकरण के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें कैसे होता है। तो मैं कुछ व्याकरण के लिए एक वाक्य पढ़ रही हूं आपके सामने। साक्षी विद्यालय जाता है, तो साक्षी विद्यालय जाता है, क्या ये शुद्ध वाक्य नजर आ रहा है? जी नहीं, साक्षी विद्यालय जाती है, ये एक शुद्ध वाक्य है। और शुद्ध वाक्य का उच्चारण, शुद्ध वाक्य को पढ़ना लिखना हमें किसने सिखाया? हिंदी ग्रामर, यानी कि हिंदी व्याकरण ने। ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो बच्चों, हमारे देश में अगर कोई आपसे पूछ ले तो प्लीज उन्हें यही बताइएगा कि हमारे देश में 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। और 22 भाषाएं आप सबको याद करनी है कि वो 22 भाषाएं हैं कौन कौन सी। ठीक है। आपके देश में कितनी भी भाषाएं हैं, वो सारी 22 भाषाएं इंक्लूड होकर आपको संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कहलाती हैं। आपको याद रखना है किस भाषा की लिपि कौन सी है, जो मैंने आपको समझा दी है। आपको याद रखना है कि इसके अलावा बोली क्या है, ये आपको याद रखना है उपभाषा क्या है। इसके अलावा आपको क्या क्या याद रखना है कि व्याकरण के कितने रूप होते हैं। तो बच्चों, व्याकरण के याद रखिएगा 4 रूप होते हैं, लेकिन आपकी बुक्स में 3 रूप दिए होते हैं, जिसमें वर्ण विचार के बारे में बताया होता है, शब्द विचार के बारे में बताया होता है और वाक्य विचार के बारे में बताया होता है। लेकिन आपको एक विचार और ध्यान में रखना है, वो है कौन सा? पद विचार। जी हाँ,
बेशक वो आपके टॉपिक के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। वर्ण विचार में हम वर्णों के बारे में डिस्कशन करते हैं, हमारे अल्फाबेट्स कौन से हैं, हमारे वर्ण कौन से हैं, क ख ग ग ग ये वाले। इसके अलावा शब्द विचार में हमें शब्दों के बारे में बात करनी होती है, राम शाम काम, ठीक है। और वाक्य विचार में हमें पूरे वाक्य के बारे में बात करनी होती है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, साक्षी विद्यालय जाती है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी भाषा की लिपि मैंने आपको बताई दी है, कौन सी है। इसके अलावा साहित्य के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। साहित्य क्या होता है? जी हाँ, जितने भी भाव, जितने भी विचार हमारे मन में आते हैं और वो सारे विचार समाज के हित के लिए कितने ज़रूरी हैं, उन विचारों का एक संचित कोश होता है जिसे हम साहित्य के नाम से जानते हैं। साहित्य भी बच्चा दो तरह का होता है, एक होता है गद्य साहित्य, एक होता है पद्य साहित्य। गद्य साहित्य यानी कि आप इंग्लिश में उसे प्रोज कहते हैं, और पद्य साहित्य जिसे आप इंग्लिश में पोइट्री कहते हैं। जी हाँ, गद्य साहित्य कौन सा होता है? गद्य साहित्य में हम कहानी के बारे में बात करते हैं, उपन्यास के बारे में, नाटक के बारे में, निबंध के बारे में बात करते हैं। और रही बात पद्य साहित्य की, उसमें दोहा, चौपाई, छंद आ जाते हैं, या फिर हम कविता की बात करते हैं। गद्य साहित्य में कभी भी सुर, लय, ताल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हमेशा पद्य साहित्य में हमें दोहा गाना है, सोरठा गाना है, चौपाई गानी है, छंद गाना है, तो उसमें एक लय ताल की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। इसके अलावा आपको गद्य साहित्य में प्रेमचंद के उपन्यासों के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि प्रेमचंद का गोदान उपन्यास कोई आपसे पूछ ले, या फिर कोई आपसे पूछ ले रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई, वो आपको पता होना चाहिए, अवधी भाषा में लिखी गई। आपको सूरसागर पता होना चाहिए किस भाषा में लिखा गया, तो आपको पता होना चाहिए वो ब्रज भाषा में लिखा गया। इसके अलावा पद्य साहित्य में सूरदास, तुलसीदास के बारे में आपने अपनी कविताओं में पढ़ा ही होगा, तो उनकी रचनाएं थोड़ी सी आप ध्यान में रख लीजिएगा। वर्ण विचार हो गया, शब्द विचार हो गया, वाक्य विचार हो गया। इसके अलावा मैं आपको जानकारी देती हूँ, हिंदी की पहली कहानी मैंने आपको बता दी है, रानी केतकी की कहानी। और इसके अलावा मैं आपको क्या बता सकती हूँ इस चैप्टर में? जी हाँ, इसके अलावा 14 सितंबर 1949 का दिन आपको पता होना चाहिए। संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकृति किसे मिली थी? 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी भाषा को स्वीकृति मिली थी। और इसके अलावा संविधान में ये व्यवस्था की गई कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपको कोई भी परेशानी आए, कोई भी दिक्कत आए, तो प्लीज़ 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 मेरे को आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल हिंदी लर्निंग बाय आयुष्मा महाजन, और वहाँ पे कमेंट कीजिए। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है, अगर वीडियो आपने मेरा देखा है हिंदी लर्निंग बाय आयुष्मा महाजन में भाषा, लिपि और व्याकरण का, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे से बेझिझक पूछिए कि आपको इस चैप्टर में ये दिक्कत आ रही है। तो ये थी सीबीएसई एक्सप्लोजन की तरफ से मेरी दूसरी वीडियो भाषा विचार पर। आई होप आपको भाषा चैप्टर पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई परेशानी हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपकी परेशानी दूर कर दूंगी। जल्दी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।